नमस्कार दोस्तों, भारत के लिहाज से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि एशिया पावर इंडेक्स जारी करता है साल 2018 से ही। इस पावर इंडेक्स में ये बताया जाता है कि एशिया में आज के समय कौन सा देश सबसे पावरफुल है, जिसको मेजर करने के लिए बेसिकली 8 पैरामीटर्स बनाए गए हैं। सो भारत के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। एक नई कैटेगरी, मेजर पावर की कैटेगरी में भारत को डाला गया है, जिसका सबसे बड़ा श्रेय ऑपरेशन सिंदूर को दिया गया है। रिसेंट पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया ने देखा कि भारत मिलिटरली कितना कैपेबल है, एंड ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि भारत आज के समय एशिया में जापान एंड रशिया से भी ज्यादा मिलिटरली कैपेबल है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, न्यू रैंकिंग्स, इंडिया बीट्स जापान एंड रशिया एज थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर पावर। सो भारत को मेजर पावर की कैटेगरी में डाला गया है, मिडिल पावर की कैटेगरी से हटा के, जिसमें रशिया एंड जापान आते हैं। एंड यहाँ पे ग्लोबल मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है कि भारत आज के समय सुपर पावर की नीचे की जो कैटेगरी है, मेजर पावर, उसमें जो है फॉल करता है। एंड obvious सी बात है, सुपर पावर की कैटेगरी में रशिया, यूएस एंड चाइना आज के समय केवल दो ही देश हैं। सो इंडिया रीचेज मेजर पावर स्टेटस ऑन एशिया पावर इंडेक्स, रैंक्स थर्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। सो भारत का ये जो तीसरा रैंक है पूरे विश्व में, इट इज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्हांस्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमोन्स्ट्रेट किया। एंड जापान को भी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में हमने सरपास कर दिया है। ऐसे ही रसिया को भी हमने मिलिट्री कैपेबिलिटीज में सरपास कर दिया है। एंड सिग्निफिकेंटली इनवार्ड इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन को भी डाइवर्सिफाई भारत ने किया है। और कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे ये रैंकिंग आज के समय भारत को मिली है। एंड सबसे खास बात यही है कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो मेजर पावर की स्टेटस को होल्ड करता है। इंडिया रीचेज मेजर पावर स्टेटस ऑन एशिया पावर इंडेक्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, रैंक्स थर्ड ग्लोबली। एंड यहाँ पे आप देखिए, जो लोवी इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज बताया गया है कि कौन से पैरामीटर में भारत ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और कहां पर हम वीक रहे। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, दो मेजर कैटेगरी है, रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस, कि उस देश के पास रिसोर्सेज कितने हैं। अब रिसोर्सेज में भी चार कैटेगरी हैं, कहें या कहें कि चार पैरामीटर हैं। इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, एंड इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में भी उस देश की इकोनॉमी का साइज कितना है, इंटरनेशनल लेवरेज कितना है उस देश के पास, टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी में वो देश कितना एडवांस है। ऐसे ही मिलिट्री कैपेबिलिटीज, जहां पे भारत ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, एंड यहीं पे हमारा जो स्कोर है वो इन्हांस हुआ है। तो डिफेंस स्पेंडिंग, रिसेंट हमने डिफेंस स्पेंडिंग भी काफी ज्यादा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि हम हर साल नेवी के लिए भी न्यू फ्रिगेट्स, नए वेजल्स इंडेक्ट करते रहेंगे। सो मिलिट्री स्पेंडिंग भी हमारी स्टेडली इंक्रीज हो रही है। आर्म्ड फोर्सेस, देश की कितनी है, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी हैं, वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से आज के समय इस्तेमाल वे कर रहे हैं, जैसे S-400 का यहाँ पे एक मेजर रोल रहा है। वैसे ही आकाश है हमारे पास, ब्रह्मोस है, एंड वेरियस टाइप के अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ऐसे ही सिग्नेचर कैपेबिलिटीज हैं एंड एशियन मिलिट्री पोस्चर, कि एशिया में आपका पोस्चर कैसा है, एशियन पार्टनर्स के साथ मिलिट्री कोलेबोरेशन कैसा है, कितना स्ट्रोंग है। एंड तीसरी कैटेगरी या तीसरा पैरामीटर है रेजिलियंस। रेजिलियंस में अगर आप देखोगे, सब कैटेगरीज बनाई गई हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी, रिसोर्सेज, रिसोर्स सिक्योरिटी, जियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी, एंड न्यूक्लियर डेटरेंस। इसके अलावा फ्यूचर रिसोर्सेज, अब यहाँ पे थोड़ा सा भारत वीक रहा है अगर देखा जाए तो, अगर इसमें कंपेयर में हम आगे देखेंगे। सो फ्यूचर रिसोर्स में इकोनॉमिक रिसोर्स की बात की गई है, डिफेंस रिसोर्स, ब्रॉड रिसोर्स, एंड डेमोग्राफिक रिसोर्सेज 2050। कुछ
साल के आधार पे यहाँ पे कुछ बताया गया है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा स्कोर कम रहा है। ऐसे इन्फ्लुएंस में आप देखोगे इकोनॉमिक रिलेशनशिप अन्य देशों के साथ कितना है, ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाती है, एफटीए की बात हम कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो ए मेजर फैक्टर। रीजनल ट्रेड रिलेशंस आपके कैसे हैं देशों के साथ में, रीजनल इन्वेस्टमेंट टाइज एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमी का डिप्लोमेसी में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही डिफेंस नेटवर्क्स, यहाँ पर भी भारत थोड़ा सा वीक रहा है डिफेंस नेटवर्क्स बनाने में। रीजनल अलायंस हम उतने ज्यादा स्ट्रोंग अभी तक नहीं बना पाए हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ में भी या एशियन कंट्रीज के साथ में भी। ऐसे ही रीजनल डिफेंस डिप्लोमेसी की बात की जाती है एंड ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप। ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप में अगर देखोगे यूएस ने एक बड़ा झटका भारत को दिया है। क्वेड समिट को पता नहीं हो पाया लंबे समय से भारत में जो होना चाहिए था, एंड क्वेड को ठंडे बस्ते में डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस वजह से भी यहाँ पे एक छोटा सा झटका भारत को लगा है, क्योंकि यूएस के साथ में जो डिफेंस कोलैबोरेशन हमारी चली आ रही थी उसमें कुछ ज्यादा एडवांसमेंट देखने को नहीं मिला है, डिक्लाइन ही मिला है देखने को। तो यहाँ पर भी स्कोर हमारा कम रहा है या कहूँ कि नेगेटिव स्कोर गया है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस उस देश का कितना है, जो डिप्लोमेट्स हमने पूरे विश्व में डिप्लॉय करके रखे हुए हैं उनका इन्फ्लुएंस कितना है, वो अपनी बात को मनवाने में सरकारों से कितना कामयाब होते हैं, एंड उनका इन्फ्लुएंस इंटरनल गवर्नमेंट पे कितना रहा है। ये सब चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। डिप्लोमेटिक नेटवर्क कितना बड़ा है उस देश का, मल्टीलेटरल पावर की बात की जाती है, फॉरेन पॉलिसी कैसी है, एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो ये भी एक मेजर फैक्टर यहाँ पे बताया जाता है कि उस देश का कल्चरल इन्फ्लुएंस अन्य देशों पे कितना है। जैसे कि भारत का जो कल्चर है, भारत की संस्कृति एंड विरासत का प्रभाव अन्य देशों पे कितना है, लोग उसको कितना अडॉप्ट करते हैं एंड भारत को किस नजरिए से देखते हैं, तो वो भी यहाँ पे एक मेजर फैक्टर है। एंड यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा स्कोर जो है नेगेटिव में ही देखने को मिला है। इंफॉर्मेशन फ्लोज एंड पीपल एक्सचेंजेस यानी कि पीपल टू पीपल टाइज की भी बात की जाती है, तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इन्होंने कई पैरामीटर्स बनाए हैं एंड काफी अच्छी खासी स्टडी के बाद ही ये वाली रैंकिंग जारी की जाती है। तो आप देखिए सबसे पहले जो कैटेगरी है वहां पे सुपर पावर 70 प्लस स्कोर जिस देश के पास में है वो सुपर पावर की कैटेगरी में आता है। obvious सी बात है यूएस रहेगा 80.5 स्कोर के पास, 80.5 स्कोर के साथ, चाइना 73.7 एंड इंडिया आप देखोगे मेजर पावर की कैटेगरी में 40 प्लस स्कोर के साथ। सो अगर थोड़ा सा और हम यहाँ पे बेटर करते अन्य सेक्टर्स में अन्य पैरामीटर्स में तो obvious सी बात है यहाँ पे ये 50 या 60 के आसपास हो सकता था। हाँ, आने वाले समय में हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि डिफेंस नेटवर्क को कैसे हम स्ट्रेंथन करें, दूसरे देशों के साथ में कोलैबोरेशन किया जाए, डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए, जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज होता है उस लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, रसिया हो, यूएस हो या अफ्रीकन कंट्रीज की भी बात कर सकते हैं। ऐसे ही जो मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी होती है विद पार्टनर्स, वहां पर भी कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हमको करना पड़ेगा। मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं इन इंडो पैसिफिक एंड एशिया पैसिफिक। इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें कंटिन्यू करने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर भी हमारा जो स्कोर है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, इसको लगातार इन्हांस करना पड़ेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो कि 50 देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है उसको मेटेरियलाइज करना पड़ेगा। ऐसे ही फॉरेन पॉलिसी में और ज्यादा हम सुधार कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर को लेवरेज करना होगा। हमारी सॉफ्ट पावर अमेरिकन जितनी नहीं है क्योंकि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म बहुत ज्यादा होता है, आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे एक अलग ही नजरिए से भारत को देखा जाता है। एंड रिसेंट आप एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, आपने भी देखी हो शायद, एंड वो न्यूज ये थी कि जो आईफोन्स भारत में बन रहे हैं उनमें करी की स्मेल आती है क्योंकि इंडियंस तो करी खाते हैं। वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हम भारतीयों के खिलाफ। लेकिन आज के समय 15 to 20% जो आईफोन्स ग्लोबली मार्केट में
बिक रहे हैं वे भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। इसको और भी ज़्यादा हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, R&D पे खर्च करना पड़ेगा, ऐसे ही स्पेंड करना पड़ेगा हमें टेक्नोलॉजी पे, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को या तो हम अन्य देशों से लेके आएं या भारत में ही उसके ऊपर रिसर्च करें। अब जैसे आमका को ही आप ले लीजिए, लंबे समय से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। हाँ, अभी तो कुछ डेवलपमेंट हुई है रिसेंट डेज में, रिसेंट मंथ्स में हम कह सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि हम आमका के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे एंड वो लगातार कंटिन्यू है। ऐसे ही थिएटर कमांड जो हमने बनाई है, वो और ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसको लेके आना पड़ेगा, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे चाइना की बात करें तो वहाँ पे थिएटर कमांड सबसे मजबूत है, यूएस के पास में भी थिएटर कमांड है। अब हमारा जो कोलैबोरेशन है तीनों फोर्सेस का, आर्म्ड फोर्सेस का, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, वो कहीं ना कहीं उसमें डिसबैलेंस देखने को मिलता है, तो वहां पर भी काम करने की आवश्यकता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पे भारत अच्छा कर सकता है। जापान की बात करें तो मिडिल पावर की कैटेगरी में है, 10+ स्कोर वाले देश मिडिल पावर की कैटेगरी में आते हैं जापान। उसके बाद आप देखोगे रसिया है। अब क्योंकि रसिया आज के समय काफी चीजें खो चुका है, कल्चरल इन्फ्लुएंस खो चुका है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस खो चुका है, डिफेंस नेटवर्क भी रसिया के धीरे धीरे कम हुए हैं। यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन का जो, या कहें कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया 31.8 स्कोर के साथ 6th नंबर पे है। यहाँ पे आप देखिए इनका स्कोर माइनस जा रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया पहले ऊपर था रसिया से, अब ये माइनस में चला गया है। ऐसे ही साउथ कोरिया 7वें नंबर पे है। एंड अगर आप देखो पाकिस्तान कहाँ पे है, तो पाकिस्तान को 16वें नंबर पे रखा गया है 14.5 स्कोर के साथ में। हालांकि यहाँ पर भी रहने लायक नहीं है। अगर फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो डेफिनेटली ये माइनर पावर की कैटेगरी में आ ही जाएगा, जहाँ पे बांग्लादेश को रखा गया है। एंड कुछ और एशिया के छोटे मोटे देश हैं, नेपाल या मंगोलिया जैसे, म्यांमार भी यहाँ पे है। तो पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो माइनर पावर की कैटेगरी में ही आता है, 14.5 कोई अच्छा स्कोर नहीं है। हाँ, हम थोड़ा सा बेटर करके इस स्कोर को 50 के आसपास तो एटलीस्ट लेके जा ही सकते हैं। एंड इसमें न केवल हमारी गवर्नमेंट, भारतीयों का भी एक अहम योगदान रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स का भी रहेगा। हम सबको मिलके यहाँ पे काम करना होगा एंड भारत को यहाँ पे मेजर पावर से सुपर पावर की कैटेगरी में लेके आना होगा। इसके लिए हम काम कर सकते हैं। एंड एक न्यूज यहाँ पे एक साथ मैं सम्मिलित ये करना चाहूंगा कि जो हमारा सेकंड क्वार्टर की जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो हिस्टोरिक है। उसने कई रिकॉर्ड्स जो है ब्रेक किए हैं। 50% टैरिफ्स के बावजूद भी हम 8.2% की रेट से ग्रो कर रहे हैं, जबकि आरबीआई का अनुमान था 7.4% के आसपास एंड वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ का अनुमान था 7.3% के आसपास। तो यहाँ पे आप देखिए 8.2% की जो ग्रोथ रेट भारत ने दिखाई है, हमारी 50% यूएस टैरिफ्स, ये अपने आप में एक रिकॉग्नाइजेबल ग्रोथ रेट है। सो ये डेवलपमेंट थी, इस पे कुछ और आता है न्यूज़ तो हम देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। एंड चैनल पे नए आई होप प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।